एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इससे पहले हम लोग बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं एसपीएम की, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, और उसके अंदर मैंने आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराया है। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने एक मॉडल के बारे में बात की थी विच इज आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, और उससे पहले हमने वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपना वी मॉडल। ठीक है, तो वी मॉडल भी हमारा एक वाटरफॉल मॉडल की तरह ही है, बट जो वाटरफॉल मॉडल है उसके अंदर हमने स्टेजेस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हर स्टेज के अंदर काम होता है और उसके ड्रॉबैक्स को देखा, एंड देन उसके ओवरकम करा ड्रॉबैक को किसने, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल ने। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। सो आज हम लोग वी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, और वी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टेस्टिंग फेज किसके अंदर सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है या किसमें फोर्स किया गया है टेस्टिंग फेज के ऊपर, तो वो हमारा वी मॉडल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वी मॉडल। The V model is a type of SDLC model. SDLC is a short form of Software Development Life Cycle model, where the process executes sequential in V shape. It is also known as Verification and Validation model. अगर आप इसकी यहाँ पर इमेज को देखते हैं तो इसको V शेप में बनाया गया है, एंड यहाँ पर जो हमारा एक सीक्वेंस है लेफ्ट साइड का, तो वो क्या है, वेरिफिकेशन फेज है, एंड जो हमारा सीक्वेंस है राइट साइड का वो हमारा वैलिडेशन फेज है। ठीक है, अभी हम इसके डायग्राम्स को भी डिस्कस करेंगे, बट इसको हम वी मॉडल को वैलिडेशन और वेरिफिकेशन मॉडल भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वेरिफिकेशन मॉडल को एक्सप्लेन करो, तब भी आपको यही एक्सप्लेन करना है। वैलिडेशन के अकॉर्डिंग पूछा है तब भी एक्सप्लेन करना है, और वी मॉडल पूछा है तब भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, It is based on the association of testing phase for each corresponding development stage. अब जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल के अंदर देखा कि हमारे पास स्टेज बाय स्टेज हमारे पास काम होता है किसी भी प्रोसेस का या किसी भी प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पर भी हर स्टेज को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। वही चीज यहाँ पर मेंशन है। The development of each step is directly associated with the testing phase. हर एक स्टेप जो यहाँ पर हमारा इम्प्लीमेंट होगा, जो डिवेल्प होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस फेज। फॉर ईच डेवलपमेंट एक्टिविटी देयर इज अ टेस्टिंग एक्टिविटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। तो जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल में, आइटरेटिव वाटरफॉल में देखा कि जब तक मेरा एक स्टेज कंप्लीट नहीं होता हम नेक्स्ट स्टेज पर मूव नहीं कर सकते। सेम चीज वही यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो रही है कि अगर आपने रिक्वायरमेंट्स ली है, जब तक आपकी रिक्वायरमेंट फेज कंप्लीट नहीं होगा आप नेक्स्ट फेज को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमने बोला है कि यहाँ पर जैसे ही सिस्टम को एनालाइज किया उस चीज की टेस्टिंग साथ साथ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने आधा सिस्टम एनालाइज किया उसको टेस्ट करना स्टार्ट किया। जब तक आप अपना पूरा स्टेज कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप उसकी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर हर एक डिवेल्प करते ही, जहाँ जितनी भी हमारी डेवलपमेंट की एक्टिविटी है, जैसे ही वो चल रही है उसके खत्म होते ही हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, एंड जो आपका ये डायग्राम है, अपने डायग्राम जरूर मेंशन करना है। फ्लो चार्ट्स हो गए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके क्वेश्चन में होनी ही चाहिए, ये बहुत इफेक्टिव लगती है। ठीक है, तो अभी हम इस डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो ये दो चीजें आपने जरूर मेंशन करी है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिफिकेशन के अंदर ये चार चीजें आती हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम एनालाइज एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन, मॉड्यूल डिजाइन, एंड इस साइड पर हमारी वैलिडेशन फेज के अंदर आती है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एंड हमारी लास्ट टेस्टिंग आती है। उसके बाद बीच में कोडिंग दिया गया है। आपको इसके अलग अलग तरीके के डायग्राम्स मिलेंगे, बट ये वो सिंपलेस्ट डायग्राम है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पीपीटी में रखा है, और कोडिंग के जगह पे आप इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन को बना के भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं लिखें आप इसको अपने एग्जाम के अंदर, बट इट इज अ गुड वे कि आपको इसके की पॉइंट्स पता हो। ठीक है, सो वी मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, ये हमने पहले भी बताया है। एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल, जो काम है इसका, जो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है वो वाटरफॉल मॉडल की तरह ही है, बट ये उसकी एक एक्सटेंशन है कि वहां पर हम लोग टेस्टिंग पे इतना ध्यान नहीं देते थे, सारे के सारे फेज कंप्लीट करने के बाद हमारी टेस्टिंग एंड में होती थी, बट यहाँ पर हमने उसकी एक्सटेंशन कर दी कि जो टेस्टिंग है वो साथ साथ हम लोग कर रहे हैं। टेस्टिंग इज एसोसिएटेड विद एवरी फेज ऑफ लाइफ साइकिल। हमने पढ़ा था कि जब हमारा इनिशिएट होता है, किसी भी हम प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग होती है और एंड तक लेकर जब तक उसका क्लोजर होता है, उसकी मेंटेनेंस
रिक्वायरमेंट्स रहती है, वो सारा का सारा मेरा एक लाइफ साइकिल होता है। तो लाइफ साइकिल के बीच में हमारी जो टेस्टिंग है वो चलती रहेगी जब तक उसका लाइफ साइकिल रहेगा। ठीक है। वेरिफिकेशन फीस, जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा, ये 4 चीजें मेंशन है, वही चीजें वेरिफिकेशन फीस के अंदर क्या क्या आता है वो आप मेंशन कर सकते हैं। वैलिडेशन फीस के अंदर क्या क्या आता है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो इन की पॉइंट्स की हेल्प से आप ये पिछले वाला पूरा याद रख सकते हैं कि हमें किस तरीके से मेंशन करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आपको हमेशा जब भी आपने कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, आपको अपने कोई डायग्राम मेंशन किया है, तो आपको उस डायग्राम को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन जरूर करना है कि वो किस तरीके से डायग्राम वर्क कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने वेरिफिकेशन फेज को और वैलिडेशन फेज को दोनों को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले वेरिफिकेशन फेज। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो वेरिफिकेशन है और वैलिडेशन है वो सेम चीज है, सिमिलर है बट सेम नहीं है। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि दोनों है क्या। सो वेरिफिकेशन फेज के अंदर पहले आप इसकी डेफिनेशन देंगे कि वेरिफिकेशन फेज है क्या। इट इन्वॉल्व्स स्टैटिक एनालिसिस टेक्निक डन विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड। जो हमारा वेरिफिकेशन फेज होता है ये मेरा स्टैटिक होता है, मतलब ये डायनामिक नहीं है, ये मूव नहीं करता, स्टैटिक है ये। ठीक है। और इसके अंदर हम जस्ट रिव्यू करते हैं अपने काम को जब हम लोग उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, बट इसमें हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज टू फाइंड वेदर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स आर मेट। ठीक है। इसके अंदर हम जस्ट देखते हैं कि जो हमने काम किया है वो ठीक है या नहीं है, और जो हमारी स्पेसिफिकेशन थी, जो भी हमारे स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स थी, वो उसको मीट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे कि मैंने एक कोड लिखा है, ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन को मैं ऐसे जस्ट चेक कर रही हूँ कि वो मैंने ठीक लिखा है नहीं, उसके अंदर कोई एरर है या नहीं। तो जब मैं रिव्यू कर रही हूँ अपने कोड को, अपने फंक्शन को, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है। तो मैंने वो फंक्शन बनाया, उसको मैं रिव्यू कर रही हूँ, तो वो मेरा एक वेरिफिकेशन फेज है, उसको विदाउट एग्जीक्यूटिंग मैं देख रही हूँ कि वो ठीक है या नहीं है। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट एनालाइज, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन एंड मॉड्यूल डिजाइन। ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालाइज के अंदर आपकी वही चीज आप अपनी क्या करेंगे, स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जो भी आपका यूजर है आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड जो ये सबसे पहली स्टेज होती है मेरी हर एक मॉडल की, हर एक जो भी आप काम करा रहे हैं स्टेक होल्डर के लिए, जो भी आप काम करने वाले स्टेक होल्डर के लिए, उसके पहली चीज हमेशा रिक्वायरमेंट एनालिसिस ही होगा। ठीक है। सेकेंड वन इज अ सिस्टम डिजाइन। अब जो भी उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएंगे आपको और उनको समझने के बाद आप उस सिस्टम को डिजाइन करेंगे। दिस फेज कंटेन्स द सिस्टम डिजाइन एंड द कंप्लीट हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन सेटअप फॉर डिवेलपिंग द प्रोडक्ट। अब उस चीज के लिए आपको हार्डवेयर भी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, उन सारी चीजों को आप एनालाइज करेंगे पूरे सिस्टम को, देन आप उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को डिजाइन करेंगे। ऐसा नहीं होता कि मैंने बिल्डिंग का एक नक्शा बनाया, उसको हमने आर्किटेक्चर से उसका एक मैप बनवा लिया एंड देन हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, सिस्टम डिजाइन करने के बाद आपके पास एक बिल्डिंग का मैप है, आप उसके अंदर का भी इंटीरियर कराएंगे, तो वही चीजें आती है मेरी आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर। ठीक है। सिस्टम डिजाइन इज ब्रोकन डाउन फर्दर into modules taking up different functionalities. The data transfer and communication between the internal modules and with the outside world is clearly understood. अब इसको और मॉड्यूल वाले को मैं एक साथ में समझाती हूँ। मॉड्यूल डिजाइन होता है इन दिस फेज द सिस्टम ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स, द डिटेल्ड डिजाइन ऑफ मॉड्यूल इज स्पेसिफाइड, ऑल्सो नोन एज लो लेवल डिजाइन। ठीक है। अब सिस्टम डिजाइन है और तीनों के दोनों डिजाइन है, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन एंड मॉड्यूल डिजाइन। तीनों डिजाइन है, पर तीनों में डिजाइन क्या किया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ने इसको एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसको हमें बनवाना है। जो पूरी बिल्डिंग का एक मैप होगा, उसका जो एक आपके पास मैप होगा वो होगा मेरा सिस्टम डिजाइन। बट उस बिल्डिंग के अंदर जो आपके फ्लोर्स बनने वाले हैं उन फ्लोर्स को भी आप डिजाइन कराएंगे, तो वो है मेरा आर्किटेक्चर डिजाइन। और उस फ्लोर के अंदर आपका लिविंग रूम कैसा दिखने वाला है, आपका किचन कैसा दिखने वाला है, आपका बेडरूम कैसा दिखने वाला है, जब आप उसको डिजाइन कराएंगे वो होगा आपका मॉड्यूल डिजाइन। यानी कि आपका एक पूरा बड़ा मैप है जिसको आपने डिवाइड कर दिया इनटू पर्टिकुलर सेक्शंस और आप उसको ब्रोकन डाउन करते गए इनटू डिफरेंट स्टेजेस, तो वो आपके क्या बन गए आगे आर्किटेक्चर डिजाइन और मॉड्यूल डिजाइन। आई होप कि क्लियर है आपको। सबसे पहले सिस्टम डिजाइन के अंदर आपको ज्यादा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो जब हम उसको डिवाइड कर देंगे इन पर्टिकुलर सेक्शंस, तो आपको कुछ चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी। एंड जब हम मॉड्यूल की बात करेंगे तो बहुत कम चीजों की बात करनी पड़ेगी। ठीक है।
सो यही है मेरी वेरिफिकेशन फेज के अंदर। सो नेक्स्ट है मेरा वैलिडेशन फेज। है बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप इसको एक बार रीड करेंगे पीपीटी से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डायनामिक एनालिसिस टेक्निक, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एंड टेस्टिंग डन बाय एग्जीक्यूटिंग कोड। अब जैसे हमने देखा, जो मेरा वेरिफिकेशन होता है वो मेरा स्टैटिक होता है, जिसमें उसको रिव्यू करती हूँ कि मेरा काम ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं वैलिडेशन के अंदर उसको चलाकर देखती हूँ, एग्जीक्यूट करके देखती हूँ, तो जो चीजें मेरी चल रही होती है रन टाइम पर उसको हम डायनामिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई इसकी एग्जांपल दी थी आपको, मैंने फंक्शन बनाया, जस्ट उसको चेक किया कि ये फंक्शन ठीक है या नहीं ठीक है, इसमें कोई एरर है या नहीं एरर है, तो वो सिंपल वेरिफिकेशन की मैंने। पर जब मैं उस पूरे कोड को, उस पूरे प्रोग्राम को रन करके देख रही हूँ और उस टाइम पे मैं देख रही हूँ कोई एरर है या बग है या नहीं है, तो वो मेरा वैलिडेशन फेज है। तो ये डिफरेंस है, जो वेरिफिकेशन है वो स्टैटिक होती है और जो वैलिडेशन होती है वो मेरी डायनामिक होती है। आई होप कि ये क्लियर है आपको। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ठीक है। तो ये UAT मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं UAT क्या है, तो आपको उस टाइम पे याद रखना है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और जो ये टेस्टिंग वाला फेज है ना, ये आपको अलग से भी पूछ लिया जाता है कि वैलिडेशन फेज क्या होता है, या फिर वैलिडेशन के अंदर आपकी कौन कौन सी टेस्टिंग आती है, या फिर सिंपल आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग पूछ लेंगे कि वो क्या होती है। और अगर आपको 2 मार्क्स में आता है तो इतना इनफ नहीं होगा आपके लिए लिखने के लिए, तो आप पूरा का पूरा टेस्टिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद यूनिट टेस्टिंग। अगर आप पहले डायग्राम को देखें तो उससे आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। जो यूनिट टेस्टिंग होती है वो हमारी मॉड्यूल टेस्टिंग के लिए, मॉड्यूल डिजाइन के लिए होती है, एंड जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है वो आपकी सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए होती है, एंड जो सिस्टम टेस्टिंग होती है वो आपकी सिस्टम एनालाइज के लिए होती है, एनालिसिस। एंड जो आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है वो आपकी पूरी की पूरी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है उसके लिए होती है, ठीक है। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए आपने मेंशन करना है। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्ट प्लान्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द मॉड्यूल डिजाइन। मॉड्यूल डिजाइन के अंदर इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, मॉड्यूल डिजाइन फेज। दीज यूनिट टेस्ट प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड टू एलिमिनेट बग्स एट द कोड और यूनिट लेवल। मतलब जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, अगर किसी रूम के अंदर कोई इंटीरियर पसंद नहीं आया तो उस रूम के अंदर ही हम लोग चेंजेस कर देंगे, पूरे हमें फ्लोर के अंदर घूमने की जरूरत नहीं है। तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर क्या एरर है, क्या चीजें गलत हो रही है, उन सब चीजों को ठीक करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेट किया है, अब अलग अलग मॉड्यूल्स है, ठीक है। एक रूम है, दूसरा रूम है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। हम एक रूम से दूसरे रूम के अंदर जा सकते हैं, वहां पर बीच में डोर है, तो अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके बीच में कनेक्शन के अंदर, उसको हमें सही करना है, तो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म। जब तक मेरी यूनिट टेस्टिंग नहीं होगी, जब तक छोटा पार्ट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे नहीं जा सकती, ठीक है। In integration testing, the modules are integrated and the system is tested, ठीक है। सारे के सारे मॉड्यूल्स क्या है, आपस में इंटीग्रेटेड है, एंड उसके बाद जो मेरा सिस्टम है वो टेस्ट होता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन द आर्किटेक्चर डिजाइन फेज। और ये किसके अंदर डिजाइन होती है, आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर, वो आपको डायग्राम से याद रहेगा, ठीक है। दिस टेस्ट वेरीफाइज द कम्युनिकेशन ऑफ मॉड्यूल्स अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। उनके बीच में जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है उन सबको ये टेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हो सकती है जैसे आपका एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, आपने प्रोग्राम्स में ऐसे बनाया होगा कि वहां से कोई सम की वैल्यू आने वाली है, एंड देन वो आपके दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास होने वाली है, तो वो क्या है, आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो क्या है, मेरे एक तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं आपस में। एक मॉड्यूल है, एक फंक्शन है, दूसरा मॉड्यूल है, दूसरा फंक्शन है, आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और हम टेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल कभी भी एरर आता है तो हम चेक करते हैं कि मेरा इस फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या दूसरे फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से मेरी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद होती है मेरी सिस्टम टेस्टिंग। System testing tests the complete application with its functionality, interdependency and communication. It tests the functional and non-functional requirements and developed application. जो पूरी की पूरी मेरी एप्लीकेशन बनी है उसके बीच में जितने के बीच में भी इंटीग्रेशन हो रही है, जितने के बीच में भी कम्युनिकेशन हो रही है, उन सबको, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे वो नॉन फंक्शनल हो, उन सबको चेक करता है, ठीक है। लास्ट वन इज योर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब जब आप जिसके लिए आपने बनाया है, जिस स्टेक होल्डर के लिए आपने बनाया है, जिस भी यूजर को आपने उसे हैंड ओवर करना है, उसको एट द एंड आप लोग चेक कराने वाले हैं कि हमने जी आपका जो प्रोजेक्ट है आपको बना दिया है, आप इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए। तो वो मेरी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। हमने अपने अकॉर्डिंगली प्रॉपर चेक कर लिया, बट जिस
जिसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है उन्होंने कहा कि मैंने जो इनपुट डाली है उसके अकॉर्डिंग तो आउटपुट सही नहीं आ रही, तो उसकी जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो इसके अंदर हम लोग कंफर्म करते हैं। UAT इज परफॉर्म्ड इन अ यूजर एनवायरनमेंट दैट रिजेंबल्स द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। UAT वेरीफाइज दैट द delivered system meets the user requirements and the system is ready for the use of real world। अब जिसने बनवाया है उसके अकॉर्डिंग अगर काम सही हुआ है तो दैट मीन्स वो हमारा रियल वर्ल्ड के अंदर हम उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। वो अपना काम, हमारा काम खत्म हो गया, अब उसका काम है उसको किस तरीके से सॉफ्टवेयर के साथ डील करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वैलिडेशन फेज। अब अगर हम कोई भी मॉड्यूल की बात करें तो उसके एडवांटेज भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। एक बार आप इसको रीड करें। यस, तो यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पिछली बार वाले मुझे किसी ने कमेंट में बोला था कि बहुत बड़े बड़े एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखते हैं आप लोग, तो आप थोड़े शॉर्ट में लिखें ताकि हमें जल्दी याद हो जाए। तो इस बार मैं बड़े सिंपल लिख के लाई हूँ। अगर आपको इजी लग रहा है तो आप ये वाले कर सकते हैं, अगर आपको थोड़े एडवांस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं वो भी आपके लिए ले आऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो एडवांटेज इसका यह है कि टाइम सेविंग है। ठीक है, अगर हमने कोई भी स्टेज को डेवलप किया है तो साथ साथ में वो टेस्ट हो रहा है, रेदर देन हमें पूरा वेट करना पड़ता है कि हम पूरा वेट करेंगे जब तक मेरा सिस्टम के सारे स्टेजेस कंप्लीट नहीं होते तब तक टेस्टिंग नहीं होगी। तो ये टाइम सेव कर रहा है, जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे आपकी टेस्टिंग हो रही है। अगर कुछ गलत है तो साथ साथ हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट इन द बिगिनिंग। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही टेस्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम को, तो उस स्टार्टिंग से ही आपको सिस्टम के बारे में पता लगने लग जाएगा कि इसके अंदर किस तरीके का काम हो रहा है, क्योंकि हर स्टेज में आपको टेस्ट करना पड़ रहा है इसको। एवरी कंपोनेंट मस्ट बी टेस्टेबल, हर एक कंपोनेंट टेस्ट होगा तो मतलब गलती नहीं हो सकती। अगर सारा सिस्टम एक बार ही में चेक होगा तो मे बी क्या होगी, आपकी जो गलतियां हैं वो कम आए। ठीक है, उस टाइम पे एरर्स आप इतने नहीं पकड़ पाए, लेकिन जो अगर आप एक एक स्टेज को अच्छे से चेक करेंगे तो उस टाइम पे आपकी टेस्टिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ओके, प्रोग्रेस कैन बी ट्रैक्ड इजीली, जो भी हमारा काम हो रहा है उसके अंदर वो इजीली ट्रैक हो सकता है। प्रोएक्टिव डिफेक्ट ट्रैकिंग, अब ये कुछ चीजें जो होती है वो हमारी प्रोएक्टिव नहीं होती, यहाँ पर प्रोएक्टिव है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, नो फीडबैक सो लेस स्कोप ऑफ चांसेस। अब जैसे हमारा वाटरफॉल मॉडल था उसके अंदर क्या होता था, हमारा पीछे की तरफ पाथ जाता था, तो इसके अंदर कोई फीडबैक पाथ नहीं है कि अगर पिछले स्टेज को बात करनी है कि मुझसे ये गलती हो गई है, ये वो नहीं आप कर सकते। आपने अपने स्टेज कंप्लीट किया, आपने नेक्स्ट पे हैंड ओवर कर दिया, अगर उसको गलती लगती है तो वो खुद में यूनिट टेस्टिंग करके चेंजेस कर सकता है, पर इसमें कोई फीडबैक पाथ नहीं है। ठीक है, रिस्क एनालिसिस नॉट डन, बिकॉज ये जो मॉडल है वी मॉडल, ये स्पेसिफिकली बनाया है टेस्टिंग के लिए गया है। इसमें मोस्टली फोर्स किस पे किया गया है कि हमारे टेस्टिंग फेज होना चाहिए जिसके अंदर कोई बग ना आए, कोई गलती ना आए, बट इसमें रिस्क के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, नॉट गुड फॉर बिग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। अब अगर मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर उसको साथ साथ हम लोग टेस्ट करते रहेंगे तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम लेगा हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट के लिए ठीक नहीं है। तो आप सिंपल ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं और ये आपके लिए ईजी भी रहेंगे। एक बार हम लोग इसको, इतना ही है इसके अंदर। ओके, सो हम एक बार इसको समरी टाइप रिवाइज कर लेते हैं कि वी मॉडल क्या होता है। इसके अंदर आपको बस एक चीज याद रखनी है, इसका डायग्राम, और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि इसके अंदर टेस्टिंग होती है और हर एक स्टेज के साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली इसकी टेस्टिंग चलती है। दोनों स्टेजेस को आपको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम में आपने वही चीज पढ़ी है वही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, एंड देन उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं, एंड बस दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और अगर आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। एंड जो पिछली वीडियोज है उन्हें आपने नहीं देखा है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर है, उनको भी देखिएगा। और अब जल्दी जल्दी आपके लिए न्यू वीडियोस आने वाली हैं, आप उनके लिए भी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।